अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, दुनिया की जिस इलेक्शन पे नजर थी उस इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है। अमेरिकी सदर कौन होगा का फैसला हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं और 20 जनवरी को वो हल्फ भी उठाएंगे। लेकिन इस वक्त दुनिया में बहुत कुछ पैरेलल हो रहा है, यानी कि फ़लस्तीन के अंदर जो जारी जंग है वो अब लेबनान तक एक्सटेंड हो चुकी है। इसके साथ-साथ अगर आप दूसरी तरफ देखें तो रशिया और यूक्रेन वॉर भी जारी है, जबकि सूडान सिविल वॉर भी इस वक़्त चल रही है। तो इन पूरे तनाज़ुर में कुछ लोग प्रिडिक्ट ये कर रहे थे कि अगर ये जंगें थमी नहीं, रुकी नहीं, ख़ास करके जो फ़लस्तीन में हो रहा है और जो इज़राइल कर रहा है, तो ग्रेटर इज़राइल के कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए शायद ये मशरिक़ वुस्ता इसकी लपेट में आ जाएगा और इसे तीसरी बड़ी आलमी जंग भी करार दिया जा रहा था कि यह हो सकती है। लेकिन ट्रंप के अगर लास्ट स्पीच देखें या डिबेट्स देखें और उनके बयानात देखें तो यूँ मालूम होता है कि कुछ लोग जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वो ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने से ह्यूमन राइट्स की बात होगी और न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता के अंदर बल्कि पाकिस्तान में भी किसी एक पार्टी को सपोर्ट मिल सकती है और अमन कायम हो सकता है। बहुत सारे सवालात हैं। लोकल पॉलिटिक्स हमारी कैसे इंटरलिंक करती है अमेरिकी सियासत के साथ और वहाँ के थिंक टैंक्स यहाँ के थिंक टैंक्स के साथ कैसे रिलेट करते हैं और क्या वाकई मुल्क में और बिलखुसूस दुनिया में बेहतर ताल्लुकात बहाल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को एक किरदार अदा कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल कम से कम मेरे लिए तो है। इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साबिक एम्बेसडर हुसैन हक। बहुत शुक्रिया हकानी साहब, आपने वक्त निकाला। ये जो हुआ है ये कैसे हुआ है? आप अमेरिका में बैठ के बहुत सारी चीजों के ऊपर जो रोशनी है वो डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपसे बीइंग सादा पाकिस्तानी ये सवाल करना चाह रही हूँ कि इसका इम्पैक्ट कितना होगा डोनाल्ड ट्रंप का जीतने का पाकिस्तान पर? डोनाल्ड ट्रंप साहब तब्दीली के उम्मीदवार थे। बहुत सारे लोग अमेरिका में अपनी ज़ाती और ख़ानदानी माशी सूरत हाल से परेशान थे। लोगों को ये फ़िक्र है कि मेक्सिको से और अमेरिका के जनूबी जो ममालिक हैं अमेरिका के जनूब में, उनसे हस्पानवी बोलने वाले ज़्यादा लोग अमेरिका में आ रहे हैं, तो उनको कैसे रोका जाए। हुँ, और यही दो इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप को ज़्यादा लोगों की हिमायत हासिल थी। बाकी जो इश्यूज़ थे उनके बारे में लोगों की राय तकसीम थी। तो डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी अमेरिका के अंदरूनी इश्यूज की बुनियाद पर है, खारजा पॉलिसी के हवाले से बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात हुँ, यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो मौक़िफ़ है बैन अवी ताल्लुकात के बारे में, वो ये है कि अमेरिका ने बहुत अरसे तक दुनिया को बहुत कुछ दे दिया और अब वक्त आ गया है कि हुँ, अमेरिका दुनिया को देना बंद करे और दुनिया से लेना शुरू करे। ये उनका मौक़िफ़ है। और इसी को उन्होंने समराइज किया ये कह के कि अमेरिका फर्स्ट। और उनका कहना हुँ, यह है कि यूरोप की सिक्योरिटी की वजह से हमने रूस के साथ लड़ाई मोल ली, जनूब एशिया और जनूबी मशरक़ी एशिया की सिक्योरिटी के लिए हमने चीन का के साथ मुकाबला किया। तो ये हमें बंद करना होगा, खर्च करना बंद करना होगा इन चीज़ों के ऊपर और अपने लोगों की बेहतरी की तरफ तवज्जो करनी होगी। ये बात लोगों को अच्छी लगी। ये सही होगी या नहीं हुँ, होगी, वो कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, पिछली बार जब 4 साल के लिए वो इक़्तिदार में थे तो नहीं कर सके थे, लेकिन ये लोगों को हुँ, उम्मीद थी जिसकी वजह से लोगों ने उनको वोट दिया है। गोया ये अमेरिका के बैन अवी किरदार को कम करने की हिमायत में वोट है, अमेरिका को और ममालिक के मामलात में उलझाने के खिलाफ वोट है। अब आ जाएं हुँ। पाकिस्तान की तरफ। पूरी इंतखाबी मुहिम जी, में जी। एक दफ़ा भी पाकिस्तान का जिक्र नहीं हुआ, ना डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से, ना कमला हैरिस साहिबा की जानिब ना से। कैमला हैरिस की। पाकिस्तान अगर एग्ज़ैक्टली। अमेरिका के लिए किसी किस्म के सियासी तज़वीराती यानी स्ट्रेटेजिक या इक़्तिसादी फ़ायदे का ज़रिया लगा, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान के साथ एंगेज करेंगे। अगर नहीं लगा तो हुँ, उनकी तरजीहात और बहुत सारे मामलात हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान का इमीडिएट ख़िता नहीं है। जनूब एशिया में हुँ। उनकी पसंद का इत्तेहादी अगर कोई है तो वो भारत है और वो नरेंद्र मोदी को हुँ। अपना बहुत करीबी दोस्त समझते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप हुसैन हक़ानी साहब, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक आम तासुर ये दिया जा रहा है एक जमात की तरफ से कि अमरीकी इंतख़ाबात तो ज़ाहिर है कि बिल्कुल आपने ठीक फ़रमाया कि अमरीका में जो इंतख़ाबात होते हैं,
वो अमेरिका की जो पॉलिसीज़ बेहतर कर सके, उसको मद्देनज़र रख के वोट कास्ट किया जाता है, जो अमरीकी अंदरूनी मामलात हैं, उसको मद्देनज़र रखा जाता है और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ बिल्कुल वाज़े तौर पे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पहले भी इसी बात पे वो डटे हुए थे और अभी भी डटे हुए हैं कि अमेरिका ने बहुत खर्च कर लिया, अब बचाने का और अपने ऊपर लगाने का वक़्त आ चुका है। लेकिन ये जो हमारे यहाँ पे एक जमात का रवैया है टुवर्ड्स डोनाल्ड ट्रंप और मुझे हैरत इस बात की है कि शादियाने बजाए गए हैं कि मुबारकबादें दी गई हैं कि अगर ट्रंप जीत गया तो इमरान खान भी बाहर आ जाएँगे। ये इट डज़न्ट मेक सेंस टू मी बट डज़ इट मेक सेंस टू यू? डज़ इट साउंड्स लॉजिकल नो, इट लगता है डजंट आपको ये इट कुछ? डजंट इट डजंट मेक सेंस टू मी, बिल्कुल लॉजिकल नहीं लगता। लेकिन देखिए, लोगों की खुशफहमियां जो हैं उनको ख़त्म करना आसान नहीं होता। वो तो हालात और वाक़यात की वजह से ही ख़त्म होती हैं। ये खुशफहमी क्यों है? हुँ, डोनाल्ड ट्रंप साहब इमरान खान से मिले थे जब वो सदर थे, मगर अगर आपको याद हो बिल्कुल। तो उससे पहले उन्होंने पाकिस्तान पे शदीद तनकीद भी की थी और उसके बाद भी उन्होंने पाकिस्तान से को बहुत करीबी हुँ, ताल्लुकात तो कायम नहीं किए। ये उनकी मुलाकात हुई थी शायद हुँ, 2018 में, और उसके बाद वो एग्ज़ैक्टली। 2 साल और इक़्तिदार में रहे, तो पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी तो आई नहीं। तो इसलिए लोग अपने तसव्वुरात की बुनियाद के ऊपर कुछ चीज़ें, कुछ मफरूज़े कायम कर लेते हैं। उनको उनको हालात सही या गलत साबित कर देंगे। मेरा जो तज्ज़िया है वो तो यही है कि चाहे डोनाल्ड ट्रंप जीतते या कमला हैरिस, अ, हुँ, पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात पर कोई बहुत बड़ा असर मुरतब नहीं होने वाला था। और वैसे भी इस हुँ, वक्त अमेरिका के पास ये लेवरेज नहीं है कि वो पाकिस्तान की क़यादत को या पाकिस्तान की हुकूमत को या पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको मजबूर कर सके कि वो अंदरूनी सियासत में कोई हुँ। ख़ास रास्ता इख्तियार करे। और फिर किस लिए करें ये भी एक सवाल है। लेकिन लास्टली मैं हुसैन हक्कानी साहब आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार में आ जाने से जो मुल्क में इस वक़्त बल्कि दुनिया में इस वक़्त जो जगह-जगह आग लगी हुई है, जो वॉर्स ऑनगोइंग वॉर्स हैं, इसका कोई हल डोनाल्ड ट्रंप साहब निकाल पाएँगे, निकाल सकते हैं या कोई इसमें बेहतरी की सूरत निकल सकती है? इन जंगों में से एक जंग जिसको वो बंद करने की बात करते हैं वो यूक्रेन और रूस की लड़ाई है, और उसमें उनका कहना यह है कि एग्ज़ैक्टली। अगर अमेरिका यूक्रेन को इमदाद देनी बंद कर दे और मगरबी यूरोप के ममालिक इमदाद देनी बंद कर दें तो ये जंग खत्म हो सकती है। लेकिन जो बाकी जंगें हैं वो हुँ, तो इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के बस में होंगी। सूडान की जो लड़ाई है वो एक खाना जंगी है। सिविल दो वॉर। बहुत ही हुँ, सख्त मिजाज, मुतशद्दिद सोच रखने वाले लीडरों का झगड़ा है, जो जिनके दोनों के पास मुसल्ह गिरोह हैं और वो जंग बंद करने के मूड में नहीं हैं। दूसरी तरफ मशरक़ वस्ता का जो तनाज़ा है उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी दोस्त बिन्यामिन नेतन्याहू हैं, और नेतन्याहू ये कहते हैं कि हुँ, ये इसराइल को एक ख़ास मौका मिला है अपनी सलामती हुँ, को इंश्योर करने का, तो इसलिए हम तो अपनी ताकत इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे मौके के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी कहना ये है कि इसराइल को जल्द अज जल्द अपना काम मुकम्मल करना चाहिए, और वो काम क्या है? वो काम ये है कि फ़लस्तीनियों को दबा दो, ताकत के ज़रिए दबा दो। तो अगर वो ताकत के ज़रिए दबाने में कामयाब हो गए तो फिर भी नीचे तो इस खाक स्तर में भी कुछ ना कुछ तो कोयले जलते रहेंगे और फिर दोबारा से कशमकश हुँ, सामने आ जाएगी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये भी एक नारे से ज़्यादा कुछ है कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में जंगें ख़त्म करा देंगे। जंगें मुख्तलिफ़ हालात की वजह से होती हैं, मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ सोच की वजह से होती हैं, और ताकत के तवाज़ुन के बिगड़ने की वजह से होती हैं। और वो सारे अवामिल सिर्फ़ एक फ़र्द के कहने से ख़त्म नहीं हो जाते। अगर आपको याद हो तो अपनी पहली टर्म में डोनाल्ड ट्रंप हुँ, ने कहा था मैं नॉर्थ कोरिया से अच्छे ताल्लुकात कायम कर लूँगा, मैं या चीन को काबू में कर लूँगा, हुँ, मैं रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम कर लूँगा, मैं मशरिक़ वस्ता का तनाज़ुर ख़त्म हुँ, करा दूँगा। इनमें से कोई बात वो पूरी नहीं कर सके थे 4 साल में। तो अब अगले 4 साल में अगर कर सकें, हुँ। अच्छा होगा, लेकिन इम्कानात कमी नज़र आते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नकानी साहब, आपने अपनी कीमती राय और वक़्त जो है वो एक पेज के लिए निकाला है। नाज़रीन, ज़ाहिर है कि हर मुल्क की जो पॉलिटिकल सिचुएशन या पॉलिटिकल साइंस होती है वो मुख्तलिफ होती है। लेकिन ये जानना बड़ा ज़रूरी था कि पाकिस्तान की सियासत कैसे रिलेट कर सकती है
डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार में आ जाने के साथ आई होप कि बहुत सारे लोगों को इसके जवाबात मिल चुके होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएँगे तो फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि डील, मुक-मुकाओ और बातचीत की जो अफ़वाहों का बाज़ार है वो गर्म है। एक आईनी तरमीम के बाद एक और मंजूरी की भी बाज़गश्त सुनाई दे रही है। जो आर्मी चीफ है उन समेत जितने भी अस्करी ओहदेदार हैं उनकी मुद्दत मुलाज़मत में तौसीए के बाद अब मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की भी बात जो है वो की जाने लगी है। तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जो है वो इस वक्त बिल्कुल डिफेंडिंग पोजीशन पे आ गई है, बल्कि डिफेंडिंग पोजीशन से निकल के अब अटैकिंग पोजीशन में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो सारी सिचुएशन इस वक्त आईनी तौर पे हमारे मुल्क में बनी हुई है, इसका फायदा किसको जाएगा? क्या मौजूदा हुकूमत स्ट्रांग हो जाएगी या फिर ऑपोजिशन को मजीद दबाया जाएगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है वो ऊपर से कंडेम तो करती है, जैसे 26वीं आईनी तरमीम को भी किया गया था, मगर ऐसा लगता है कि वो बीच में राजी भी है। अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, चाहे वो बैरिस्टर गौहर हों या दीगर पार्टी के रहनुमा, तो यूं मालूम होता है कि खामोश रजामंदी भी है या नीम रजामंदी भी है, चाहे वो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत हो या फिर 26वीं आईनी तरमीम। अब ऐसे में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? क्योंकि हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव्स कह रहे हैं कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरूनी कुव्वतों से दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं और बातचीत भी करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अदर सिद्दीक साहब बहुत कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब को डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकाल लेंगे और ये हुकूमत का जो है आखिरी महीना होगा और इसके बाद खान साहब बाहर आ जाएंगे। क्या ये मुमकिन भी है या सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? वैसे में सवाल ये भी मौजूद है कि सियासी अदम इस्तेहकाम जो इतना बढ़ता जा रहा है इमरान खान के अंदर रहने से और हुकूमत की तमाम तरामीम करने से, इसमें इस्तेहकाम कब आएगा और ये हिचकोले खाती हुई कश्ती कब आखिर जो किनारे है दरिया के वो लगेगी और थोड़ी सी स्टेबिलिटी इकोनॉमी में भी और हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन में भी हमें मिलती नजर आएगी। इस पर बात करेंगे हमारे साथ साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। मुझे बताइएगा ये जो अभी आपने रिजल्ट्स देखे हैं अमेरिका के जो चल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब जीत गए हैं, तो मैं आपको मुबारकबाद दूं कि खान साहब बाहर आ जाएंगे या फिर ये वाकई पॉलिटिकल स्टंट ही है? देखिए, जो सबसे अहम बात है ना, जो आपने इंट्रो का आखिरी लाइन जो कही है कि क्या पाकिस्तान में इस्तेहकाम की कोई उम्मीद है या नहीं है, यही वो सवाल है जो गुज़श्ता 2 ढाई सालों से पाकिस्तान के अवाम जो है वो पूछ रहे हैं और उसका जवाब हमें नहीं मिल रहा। और उसका जवाब हमें इसलिए नहीं मिल रहा कि पाकिस्तान के जो इस वक़्त हुकूमत है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो इमरान खान को माइनस करके इस्तेहकाम लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की अवाम का इस वक़्त दिल जो है वो इमरान खान के साथ धड़कता है और पाकिस्तान की जो इस वक़्त जो एक पॉलिटिकल जो एक हुकूमती फ्रेमवर्क है, वो कहता है कि नहीं जी, हम तो मानते ही नहीं हैं, हम अवाम को भी नहीं मानते। इस सारी सिचुएशन की वजह से पाकिस्तान में मुसलसल अदम इस्तेहकाम है। और जो अभी आपने बात कही कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत को अटैक की पोजीशन में आ गई है। हुकूमत तो 2 साल से अटैक ही तो करी जा रही है। पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की वजह ही हुकूमत का हॉकिश रवैया है, एस्टेब्लिशमेंट का हॉकिश रवैया है, जहाँ पे वो ये पाकिस्तान की अवाम को एक्चुअली कीड़े-मकोड़े समझ के ट्रीट किया जा रहा है। कोई किसी की कोई हैसियत औकात ही नहीं है। एमएनए सिटिंग है तो उनको उठा लिया जाए, वकीलों को उठा लिया जाए, मिसिंग पर्सन कर दो, तशद्दुद कर दो, फैमिलीज़ को उठा लो, ना कोई फंडामेंटल राइट छोड़ा है, ना कोई आइन छोड़ा है, ना कोई है। एक ज़ुल्म और जबर और फस्तायत का दौर है, जो इनका ख़्याल है कि उससे इस्तेहकाम आ रहा है। ये तो इससे तो ऐसे कहते में हैं ना फवाद चौधरी साहब कि अगर यकीन अगर तुमको हाँ, जी, 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 जी। के इरशाद, यकीन इरशाद। तुमको कि सफ़र कट रहा है, यकीन मुझको कि मंज़िल खो रहे हो। देखिए, ये इस तरह वाह! तो इस्तेहकाम नहीं आ सकता। यूएस का इलेक्शन जी। डेफ़िनिटली एक मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तान में जो मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन है, उस पे असर तो बहुत डालेगा। लेकिन असल काम तो हमारा अपना है ना। अब हम खुद भी तो मतलब अक्ल की नहीं, बात करनी ये चाहिए। जो ये थोड़ी है कयास जो किया जा रहा मुखालफ़ है। है, हाँ, ये जो कयास किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के बाहर यानी प्रेसिडेंट बन जाने से शायद वो इमरान खान साहब की रिहाई को मुमकिन बना सकें और कोई डील
या सारसी का किरदार अदा कर सकें। तो आपको ये रियलिस्टिक लगता है? ये रियलिस्टिक है? देखो ना, इसकी हिस्ट्री है ना पाकिस्तान में। ये तो फिर देखिए ना, जब अयूब खान आए तो वो उन्हें हर एक को पता है। अब तो सीआईए की डॉक्यूमेंट्स भी जो हैं वो चूँकि डिक्लासिफाई हो गई हैं, तो वो अवेलेबल हैं। आप देख लीजिए अयूब खान को किस तरह से अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर लेके आया। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक हुँ। का देखिए, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो जब आई और फिर परवेज़ मुशर्रफ का सारा दौर, और पाकिस्तान में अमेरिका का, सऊदी अरेबिया का इनका एक किरदार रहा है। और जिस तरह से पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज एक हकीकत है, उसी तरह पाकिस्तान की सियासत में अमेरिका का किरदार भी एक हकीकत है। उसी तरह से पाकिस्तान में सऊदी लेकिन अरब का लेकिन फवाद किरदार मिर्ज़ा भी साहब, एक आई नीड टू हकीकत कट रहा यू है। हियर। तो इस मुझे मुझे इस पे, हाँ, मुझे इस पे बताइएगा, आई नीड टू कट यू हियर। आपने कहा एक किरदार रहा है, वी ऑल नो दैट, आपने वो बताया कि डिक्लासिफाइड हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुक है अमेरिका का, वो तो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के साथ है, बिकॉज़ अमेरिका को भी पता है कि यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट ही पावर में है, पॉलिटिकल पार्टीज़ पावर में नहीं होती हैं। तो ऐसे में इमरान खान साहब का स्टेटस क्या रह जाएगा, या मौजूदा गवर्नमेंट का अगर स्टेटस नहीं है, तो फिर खान साहब का क्या बनेगा? अगर आपने कोंडोलीज़ा राइस की किताब पढ़ें, तो आपको मालूम होगा कि किस तरह अमेरिका ने पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को डिच किया और बेनज़ीर भुट्टो को सेकंड टर्म में लाने का, थर्ड टर्म में लाने में हुँ, किरदार अदा किया। तो ये डिपेंड करता है कि उनका इंटरेस्ट जो है वो किधर है। इस वक़्त पाकिस्तान में कोई फ़ौजी इंटरेस्ट नहीं है अमेरिका का। इस वक़्त जो हुँ, एक बहरहाल जो सिचुएशन है उसमें ये ज़रूर है कि प्रेज़िडेंट ट्रंप के जो ताल्लुकात हैं वो इमरान खान से सुपरफिशियल नहीं हैं। वो एक तो उनके ताल्लुकात हैं हुँ, पुराने, और दूसरा इस हुकूमत ने जिस तरह से, आपने देखा सुबह से रेस लगी हुई है एहसन इकबाल साहब में, ख्वाजा आसिफ में, मरियम नवाज़ में, अपनी जो पुरानी हुँ, ट्वीट्स हैं और तकरीरें हैं वो डिलीट कर रहे हैं सुबह से, जो ट्रंप के खिलाफ उन्होंने की। और टू बी फेयर, उन्होंने तो वैसी ही तनकीद हुँ, की या शायद 2 हाथ आगे बढ़ के तनकीद की प्रेज़िडेंट ट्रंप के ऊपर, जितनी कि जो डेमोक्रेट्स थे हुँ, वो उनके ऊपर कर रहे थे। लिहाज़ा एक तो रिलेशनशिप है, आखिरकार हम सारे इंसान हैं और हमारे रिलेशनशिप जो होते हैं वो मैटर करते हैं। फिर दूसरा देखिए, हुँ, अमेरिका में जो कांग्रेस का दबाव है, इस वक़्त रिपब्लिकन्स जो हैं, जिस तरीके से कांग्रेस ने और सेनेट ने रेज़ोल्यूशंस डाली और जिस कदर उन्होंने फंडामेंटल राइट्स और हुँ, स्पेशली इमरान खान की रिहाई के ऊपर जो कंसर्न है, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा का हुँ, एक्चुअली कंसर्न है, उसके ऊपर प्रेज़िडेंट हाँ, ट्रंप शायद उस तरह आँखें बंद ना करें, जिस तरह बाइडेन ने की थी। और फिर तीसरा ये कि जी, रिपब्लिकन्स खुद ये समझते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने किरदार अदा किया था इमरान खान की हुकूमत को बैकअप करने में। और दिस इज़ नॉट समथिंग ठीक, रिपब्लिकन्स विल टेक लाइटली। सो इसमें तो कोई ठीक। शुबा नहीं है कि प्रेज़िडेंट ट्रंप का जो चले, इन्फ्लुएंस है, अ, हाँ, वो हाँ, हाँ। डेफ़िनेटली उसका टिल्ट जो है वो इमरान खान की तरफ होगा, और डेफ़िनेटली उससे एक फ़ायदा तो मिल सकता ठीक है, चले, ये तो हो गई वो वाली बात कि जिसमें हम देखेंगे कि ट्रम्प साहब आते हैं तो क्या करते हैं। लेकिन जो अभी मौजूदा सिचुएशन है फवाद साहब, उस पे भी कोई कमेंट करें? क्योंकि जो पीटीआई के इख्तिलाफ़ात हैं वो ख़त्म होने के नाम ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो बढ़ते जा रहे हैं विद इन द पार्टी। तो इसकी एक समझ तो जो मुझे आ रही है वो कि क़यादत नहीं है, यानी इमरान खान साहब नहीं है, लेकिन दूसरी वजूहात आपको क्या लग रही हैं? नहीं, मेन वजह तो यही है। वो तो देखिए ना, पीटी एज़ सच जो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है वो पीटीआई की नहीं है। पॉलिटिकल हुँ, इम्पोर्टेंस इमरान खान की है, और इमरान खान की जो हुँ, ज़ात है वो महवर है इस वक़्त पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का। तहरीक-ए-इंसाफ ठीक, इसमें सिर्फ़ इमरान खान के एक सिंबलिए के सिम्बोलिज़्म की वजह से उसका अहमियत है। बाकी इस वक़्त तहरीक-ए-इंसाफ हुँ। की तो बिल्कुल अहमियत नहीं है, इमरान खान की अहमियत है। और लेकिन ये इसीलिए ये जो इख्तिलाफ यहाँ पे इख्तिलाफ़ रुका नहीं है ना। या ये अब कहना कि सॉरी ट्रंप फवाद साहब, फवाद फवाद सॉरी साहब, आपकी आपकी जो वाइफ हैं हिबा साहिबा, वो शी इज़ वेरी ब्रिलियंट लेडी। उनकी और फलक जावेद की भी टसल जो है वो भी अब मीडिया पर आ चुकी है। तो व्हाट्स बिहाइंड दैट? उसका क्या इमरान खान पे इम्पैक्ट? ये तो इश्यू नहीं है ना, ये तो इश्यू हाँ, चलते रहेंगे, वो तो उनका है। वो जो कोई अगर ट्वीट करेगा, कोई फ़िज़ूल बकवास करेगा, तो वो तो ज़ाहिर है कानूनी कार्रवाई अगर कोई करना चाहे तो ज़ाहिर है वो कर सकता है, उसमें क्या है।
लेकिन उसका जी। पाकिस्तान की सियासत पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। असल में इशू ये है कि इस वक़्त जो मामला है वो ये है कि आपने जो पाकिस्तान को इस्तेहकाम देना है, वो इस्तेहकाम कैसे देना है? हुँ, इस्तेहकाम देने के लिए आपको आज मुझे बड़ी खुशी हुई है, जो अली अमीन गंडापुर की और फैसल करीम कुंडी की जो मुलाकात हुई है, ये बड़ा एक हुँ, अच्छा हुँ, हुँ। स्टेप है। पॉलिटिशियंस को सीखना पड़ेगा कि एक-दूसरे को बर्दाश्त करके डाइवर्जेंट व्यूज़ को लाके आगे बढ़ना होता है। सो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमें एक टॉलरेंस जो है वो पैदा करनी पड़ेगी एक-दूसरे के लिए और ये नहीं हो सकता जी। कि हम ये कहें कि इमरान खान के बगैर ही हम पाकिस्तान चला लेंगे क्योंकि हमें पसंद नहीं है। देखिए इस तरह तो नहीं है। हुँ, इमरान खान अगर 2 करोड़ लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ हैं वो तकरीबन 2 ढाई करोड़ वोट लेके बैठे हुए हैं, तो आप उनको बगैर कैसे चला सकते हुँ। हैं? नहीं चला सकते ना। सो गिव सम रिस्पेक्ट टू पब्लिक जी। ओपिनियन, गिव सम रिस्पेक्ट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये तो बिल्कुल ही हर वक़्त जो है कि बंदूक से और लाठी गोली से अगर आप चलाने की कोशिश करेंगे तो फिर यही होगा जो हमारे सामने हो रहा है। हुँ, वन मोर थिंग मैं मेरे प्रोग्राम में शेर अफ़ज़ल मरवत साहब मौजूद थे और उन्होंने आपका तज़किरा करते हुए कहा था कि आप थे जिन्होंने असेंबलियाँ तोड़ने का मशवरा दिया था जस्ट फॉर द सेक कि आप पंजाब के वज़ीर आला के कैंडिडेट थे और आप वज़ीर आला बनना चाहते थे, इसलिए आपने अपनी ख़्वाहिश के लिए ये बलि चढ़ा दी। तो आपको वाक़ई इंटरेस्ट था फवाद चौधरी साहब टू बिकम चीफ मिनिस्टर पंजाब? ये बड़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुके हैं। मेरा नहीं ख़्याल मरवत साहब तो ज़ाहिर पार्टी में नए आए हैं, उनको पता नहीं है चीज़ों का, उनको बैकग्राउंड्स का भी नहीं पता। सो ये बड़ी दफ़ा एक्सप्लेन हो चुका है। अच्छा तो यानी ये तो बता दें कि आप बनना चाहते थे कि नहीं बनना चाहते थे? हाँ या ना में तब्दील तस्दीक कर दें ना, ताकि क्लियर हो जाए मसला देखने वालों के लिए भी कि नहीं भई ऐसा था मामला या नहीं था। नहीं देखो ये तो वो बात आप आपको भी असल में अनफॉर्चुनेट यही है ना कि ज़रा यहाँ तो बंदा पढ़ के आए ना, उसके हालात का उस वक़्त का पता होना चाहिए कि क्या हालात थे, क्या नहीं थे। पार्टी का फैसला इसलिए किया था कि 1 वोट थी सिर्फ़ हमारे पास फालतू। अगर हम असेंबली ना हुँ, तोड़ते तो वैसे ही हुकूमत बदल जानी थी और हुकूमत बदल जाती और हुँ, हम अपोज़िशन में होते तो हमारी सारी पार्टी वैसे ही टूट चली जानी थी, जो बाद में कश्मीर में और गिलगित-बिल्तिस्तान में हुआ। इतना बड़ा ऑरा है पीटीआई का, वो इन्हीं बड़े फैसलों की वजह से है। सो ये बैकग्राउंड्स हुँ, में फैसले होते हैं, एक आदमी फैसले नहीं करता और इमरान खान लोगों को गलतफ़हमी है कि इमरान खान इस तरह से कोई मेरे कहने पे या किसी के कहने के ऊपर इस तरह से जो है वो कर देंगे। ही इज़ अ वेरी वाइज़ मैन, उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस की एंड आई स्टिल स्टैंड बाय इमरान खान्स डिसीजन और उनका जो फैसला था वो बिल्कुल दुरुस्त। हुँ। ठीक है, ये आपने कहा कि इमरान खान का जो फैसला था वो बिल्कुल दुरुस्त था। चलिए ये तो क्लियर हो गया कि उस वक़्त जो सिचुएशन थी उसमें इमरान खान का ये फैसला था कि असेंबलीज़ टूटें। आपका या शाह महमूद कुरैशी साहब का इसमें कोई अमल दखल नहीं था। दैट्स व्हाट आई गॉट फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन। लेकिन फवाद चौधरी साहब लास्ट नहीं, जी, नहीं, जी। अगेन दोबारा देखो ना, तो देखिए ऐसा नहीं मैं दोबारा पूरा रिपीट कर दूँ। हालात ऐसे थे, एक वोट का फ़र्क था, उस वोट के अगर हम हाँ। असेंबलियाँ उस वक़्त ना तोड़ते, वैसे ही चेंज हो जाना था और पार्टी सारी हमारी जो है, वो वैसे ही बिखर जानी थी, जैसे कि गिलगित-बिल्तिस्तान में हुँ, और कश्मीर में टूटी। इसलिए उस वक़्त के हालात में जो इमरान खान ने फैसला किया, आई स्टैंड बाय दैट डिसीजन। फैसला तो इमरान खान के ने ही करना था ना, तो जो भी तजवीज़ आई, शाह जी। साहब की तरफ से आई, हमारी तरफ से आई और फैसला इमरान खान ने किया, वो बिल्कुल दुरुस्त फैसला था और उन्हीं फैसलों की वजह से आज तहरीक-ए-इंसाफ एक इतनी बड़ी और पावरफुल सियासी रियलिटी। ठीक है, लास्टली मुझे बताइएगा मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की बातचीत भी हो रही है। हमें अक्सर ये सुनने को मिल रहा है कि अब इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट हुआ और अब हुआ क्या ये मुमकिन है? एक तो इस पे कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा ये कि ये जो कहा जा रहा है कि बैरूनी कुव्वतें इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रही हैं, वाक़ई कर रही हैं? तो बैरूनी कुव्वतों से अगर मुराद ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो इंटरनेशनल कंसर्न्स हैं, तो वो तो बिल्कुल हैं। वो तो यूएस कांग्रेस ने भी हुँ, किया हुँ, है, बरतानिया में भी बड़ी सब्सटेंशियल तादाद है मेंबरान की जिन्होंने इसके ऊपर कंसर्न का इज़हार किया है, यूरोपीय यूनियन में भी है। और आप ये देख लीजिए कि इस हुँ, हुकूमत का जो हाल ये है कि आप तकरीबन 2 साल हो गए हैं शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बने, कभी आपने नहीं सुना होगा
कि किसी यूरोपीय यूनियन लीडर ने शहबाज शरीफ को कॉल किया हो। कोई दौरा पे नहीं आया, किसी ने इनको दौरे पे नहीं कभी बुलाया। बर्तानिया और अमेरिका के वज़ीर-ए-आज़म ने तो कभी कॉल करने की ज़हमत तक नहीं की। अमेरिका के प्रेज़िडेंट ने पूछा ऐसी तक नहीं ऐसी बात ना कि करें फवाद साहब, आप कौन बाइडेन हैं? साहब तो की भी भारत के कॉल नहीं तौर पे आई थी। कौन है? बाइडेन ऑन की अ तो कॉल लाइटर नहीं नोट आई ऐसी थी। बात है ना अगर बाइडेन से पहले ट्रम्प की हाँ, कॉल आई थी। ट्रम्प का दौरा हुआ था, उन्होंने सारा कुछ जो है वो किया था। लेकिन हम तो खैर इमरान खान तो ओआईसी की 2 कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पे हुई थी। ठीक। उनका तो यूरोपीय यूनियन हर जगह से पाकिस्तान एक नॉर्मल मुल्क के तौर पे देखा जा रहा था। अब तो पाकिस्तान को नॉर्मल मुल्क के तौर पे ही नहीं देखा जा रहा। पाकिस्तान को एक ठीक। डिस्पोटिक रेजीम के तौर पे देखा जा रहा है। लिहाजा कोई भी जो हुँ, डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो पाकिस्तान के साथ इस वक़्त हुँ, ताल्लुकात में बड़ा शर्म महसूस कर रहा है, इन लोगों से बात करते हुए। ठीक। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने अपना वक़्त निकाला और फवाद चौधरी साहब ने शेर अफ़ज़ल मरवत साहब की स्टेटमेंट जो उन्होंने मेरे प्रोग्राम में दी थी, पर जवाब देते हुए कहा है कि वैसे तो उन्होंने तरदीद और तस्दीक नहीं की है इस बात की कि वो वज़ीर आला बनना चाहते थे या नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मशवरा हमारी तरफ से गया था, लेकिन अल्टीमेट जो डिसीजन था, वो इमरान खान साहब का अपना था और यही वजह है कि वो डिसीजन आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पॉपुलैरिटी में बहुत ही ज़्यादा मुअव्वन साबित हुआ है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन और ब्रेक से जब वापस आएँगे तो फिर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। बैक हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून से अली गौहर बलोच साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अजहर सिद्दीक साहब। दोनों का बहुत शुक्रिया। आज चूंकि अमेरिका में एक बहुत ही बड़ा दिन है, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो सदर मुंतखब हो गए हैं। 20 जनवरी को उन्होंने अब हल्फ भी उठाना है। तो मैं पहले अजहर सिद्दीक साहब की तरफ अली गौहर बलोच साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट जानना चाहूंगी, क्योंकि सिद्दीक साहब आपने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो इमरान खान भी बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो इमरान खान साहब की बहन है, उनका मौक़िफ़ आपके मौक़िफ़ से बिल्कुल नहीं मेल खाता। वो कहती हैं कि अगर वो बाहर आ गए, उनसे सवाल किया सहाफ़ी ने, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको बाहर निकाल लेंगे? तो उन्होंने कहा फिर तो हम गुलाम हैं। तो ये तो नफ़ी हो गई आपकी आइडियोलॉजी की और आपकी प्लानिंग की। बहुत शुक्रिया। पहले तो पूरी कौम को मुबारक हो, बल्कि अमेरिकन और पूरी दुनिया अच्छा। के अंदर उन लोगों को मुबारक हो कि जो जो फस्तायत के खिलाफ है, जो जंगों के खिलाफ है, जो मुल्क पूरी दुनिया में अमन देखना चाहते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यही तो कहा आके, उन्होंने कहा कि मैं 4 सालों में मैंने कोई जंग नहीं की और जो जंग होगी उसको भी ख़त्म करने की। तो इसका मतलब क्या है कि फस्तायत जो पूरी दुनिया में चल रही है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, तो हम यहाँ भी देख रहे हैं कि ये चीज़ें यहाँ ख़त्म होगी और अब इस फस्तायत से आगे की तरफ निकल जाएंगे। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात, जहाँ तक बात है अब अमरीकी नुक्ता नज़र की, जो जो अमेरिकन स्टेट गवर्नमेंट की रही है, वो तो आपके सामने है। हमारा तो ये स्टैंस ही ये रहा है कि वो ऑपरेशन रजीम चेंज के पीछे कौन लोग थे। अब मौका अच्छा है हाँ, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के पास या बाकी लोगों के पास कि वो ये जो बात हो रही थी इसको कैसे धोते हैं, किस तरह हाँ। साफ करते हैं। अभी तक तो फिलहाल जितना पीरियड लेकिन अजहर सिद्दीक साहब जो बाइडेन एक साहब ने एक करा सेकंड है। रुकिएगा सर। जी, जी, मैं आपको थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम देना चाह रही हूँ। गुरप्रीत साहब प्लीज़ डोंट माइंड इट, लेकिन मुझे प्लीज़ समझाएँ, मुझे बड़ी तकलीफ़ पहुँची, आपने मुबारकबाद दी है। हम तो अमेरिका को एब्सोल्यूटली नॉट बोलते रहे हैं, हम तो कहते रहे हैं हम कोई गुलाम हैं। आप कह रहे हो मुबारक हो, सर हमें किस चीज़ की मुबारक हो? हम तो नहीं मानते उनको। अच्छा देखिए, देखिए जो बात समझ नहीं है, मैंने तो भी आपके सामने कह दिया कि अमेरिकन गवर्नमेंट्स के हम खिलाफ है। अब अमेरिकन गवर्नमेंट अब जो हाँ, बनेगी, अगर उन्होंने यही पॉलिसी रखी तो हम ट्रम्प के खिलाफ होंगे। ये बात नहीं है। अब देखिए फर्क अच्छा। है, महसूस कराऊं। देखिए लॉ स्पीक द सेम लैंग्वेज वेदर इन पीस और इन वॉर। पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के साथ जुल्म होता है तो सब खड़े होते हैं। अब कश्मीर के अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है तो अब आवाज उठा रहे हैं। वो कहते रहे हुँ, कि जनाब ये अच्छा। आप कौन होते हैं आवाज उठाने वाले, लेकिन हम तो उठाएंगे ना। इस तरह पूरी अमेरिका के अंदर जो हाँ, पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं, पार्लियामेंटेरियन ने ह्यूमन राइट वायलेशन पे आवाज उठाई हाँ, है। उन्होंने किसी पाकिस्तान के अंदरूनी मामला में हाँ, मुदाखलत नहीं की है। उन्होंने कहा जो और ये खाली हुँ, इस तरह आवाज नहीं है। उससे पहले यूएन वर्किंग पेपर ऑन आर्बिट्री डिटेंशन के ऊपर कुछ 27 सफ़ों का पेपर आया था यूएन का, और उन्होंने ये बातें सारी की। यूके हुँ, पार्लियामेंट की तरफ से बात था कि ये किसी तरह से भी इंटरफेरेंस नहीं है और हम उसको सपोर्ट करते हैं। अब अगर मिसाल के तौर पर ठीक। कल अमेरिका के अंदर अगर अमेरिकियों के साथ इस तरह जुल्म शुरू हो गया, या यूके के अंदर अंग्रेजों के साथ जुल्म शुरू हो गया, तो आपका ख्याल हम आवाज नहीं उठाएंगे? ह्यूमन राइट तो हमने पूरी तो दुनिया के अब अंदर एक मुझे है, क्लियर और कर दें इंसानियत देखने ही तो वालों है के लिए जो हमारे दीन कि ने सिखाई है। मैं अलीमा खान की बात, मेरे देखने और सुनने वाले जो हैं,
वो अलीमा खान की बात को माने कि वो कह रही है कि ऐसे नहीं हो सकता, क्या हम कोई गुलाम है, या हम अजहर सिद्दीक साहब की बात को आगे रखें कि वो कह रहे हैं कि ट्रंप आ गए तो फिर इमरान खान साहब भी बाहर आ जाएंगे। नहीं, मैंने ये बात नहीं की। देखिए, मैंने ये बात नहीं कही कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो फसाइयत का दौर है ना, मैं उसे खत्म होता देख रहा हूं। अच्छा, चले, मैं आपको 3 चीजें आपके सामने ठीक। रखता हूं। अब इनको तो पता नहीं है ना कि क्या कुछ हुआ है। ट्रंप के आने से पहले इन्होंने वो काम सारे कर लिए, यानी इसराइली तरमीम की क्या जरूरत थी, ट्रंप से पहले कंप्लीट की गई। वो कवानीन जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से, या तीनों आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट में पहले तरमीम करने की क्या जरूरत थी, वो सबूत इस बात का। पाऊं तो इन्होंने अब काट दिए अपने। अब जो था ना कि कल वो जो एक्सटेंशन के सहारे इन्होंने अपनी हुकूमतें आगे चला ली थी, वो लिया मिल के बातों में। अब सारा जो कुछ भी है हालात और अच्छा, वाकयात देखेंगे। मैं फसाइयत खत्म होती देख रहा हूं। मैं 26वीं तरमीम जो है सेट असाइड होती देख रहा हूं आने वाले दौर में। मुझे नहीं लग रहा 26वीं तरमीम बच सकेगी। वो तरमीम जितनी भी है, वो जो कि ओके, इंटरनल मामला है आर्मी का, एयरफोर्स का, नेवी का, वो जाले इस वाले मामले को। वो तरमीम उनकी तरफ से अगर आई है वो जाले, उनका काम जाले। हमारे हम जो समझते हैं कि ये सारा खुद इन्होंने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। आने वाले दिनों में ये ठीक। मसाइल देख, अल्लाह करे क्या ना हो, लेकिन अब फार्म 45-47 भी करीब आ गया। इमरान खान साहब भी हमको दूर तो रह नहीं गए ना। इमरान ठीक। खान साहब को अगर आप देखें, अब क्या रह गया है। 8 तारीख को लगी है 9 मई के केस में जमानतें, और वो जमानतें हो जाली है, डिले करते आ हाँ, रहे हैं। प्रोसिक्यूशन कभी एक में बार हो ठीक। गया, 2 में बार हो गया। फिर तोशा खाला जो 2 FI वाला है, उसमें हुँ, मुशर्रफ बीबी साहब की जमानत होगी, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। वो 12 तारीख को लगा इंशाल्लाह, हाँ, बहुत जाली है। फिर जो 2 केसेस ऐसे थे कि जिसमें इमरान खान साहब की कन्विक्शन है, 2 में तो ठीक। बरियत होगी, यानी साजिद में और इज्जत आप वाले में। अभी भी वो तोशा खाला वाल जो इलेक्शन कमीशन। ठीक है, यानी आप अभी भी पुरुम्मीद हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकती है। अली गौर बलोच साहब, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आप लोग तो अब परेशान हो जाएँ, क्योंकि अब ट्रंप साहब आ गए हैं तो फिर ज़ाहिर है फसाइयत खत्म होगी। पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, वैसे तो वो तशवीशनाक है, लोग उठाए जा रहे हैं, वो नहीं होने चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब के हक में ये सारे कार्ड्स बिल्कुल ठीक बैठ रहे हैं, तो अपना कोई नजूमी बदलें आप। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर तो मैं ये कहूँगा कि ज़ाहिर है कि अमेरिका के इलेक्शन हुए हैं और उनका एक तरतीब है, हर 4 साल बाद इलेक्शन होते हैं। लेकिन जहाँ तक अमेरिका की पॉलिसी है, वो पूरी दुनिया के लिए और बिलखसूस पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि उसमें कभी कोई ख़ास तब्दीलियाँ नहीं आई जो जनरल पॉलिसीज़ हैं। और हमारी अवाम भी और हमारी हुकूमतें भी मुख्तलिफ अदवार में कभी न कभी जो भी अमेरिकन हुकूमत होती है, उस लिहाज से हम गिला शिकवा करते हुए भी नज़र आते हैं अक्सर। और पहले भी यही ट्रंप साहब थे सदर, लेकिन उस वक्त भी मैं समझता हूँ कि उस वक्त कश्मीर में जो कुछ हुआ था और मोदी ने उसी टाइम में मतलब है कि इमरान खान के साथ मशहूर तो यही बात है कि जो कि ट्रंप साहब ने डील करवाई थी और मोदी ने कब्जा किया था, और उधर मोदी कश्मीर पर कब्जे का जश्न मना रहा था और बानी पीटीआई इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर उतरे कि मैं ट्रंप से मिलकर कामयाब दौरे के बाद आया हूं, और ये इधर कामयाब दौरे का जश्न मना रहे थे। और एक तरफ ये कहते थे एब्सोल्युटली नॉट और हम कोई गुलाम हैं, और एक तरफ आप पूरा सोशल मीडिया और इनका देख लें, टॉक शोज में आके सिर्फ थोड़े से मुख्तलिफ बयान देते हैं। इनका तो मौक़िफ़ लेकिन ये है कि इल्ज़ाम तो ट्रंप आप ने पे आना लग है और रहा अपनी है, जेल से बाहर चले जाना है। पहली बात तो ट्वीट्स ये है कि डिलीट क्या करने का ट्रंप सर के जी, साबका ट्वीट दौर में डिलीट करने का इल्ज़ाम तो आप लोगों पे लग रहा है कि आप लोगों ने ट्रंप के आते ही पुरानी ट्वीट्स जो हैं, वो डिलीट शुरू कर दी हैं। जी, जी, एहसन इकबाल साहब नहीं। देखिए, बात ये है कि जो अपना इनका वतीरा रहा जब इनकी हुकूमत थी, मुझे ये बताएं जब ट्रंप अमेरिका का सदर थे और जब बानी पीटीआई यहाँ के सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, तब पाकिस्तान में लोग नहीं उठाए जा रहे थे, तब सहाफियों को गोलियां नहीं मारी जा रही थी, तब सहाफियों को नहीं उठाया जा रहा था, तब यहाँ की ऑपोजिशन के
जो कायदीन थे उनको झूठे मुकदमात में जेलों में उस दौर में बंद नहीं किया गया था। तो अब ये ट्रंप के साथी हैं, को तकिया लगा के बैठे होंगे। एक तरफ ये कहते हैं, ये एक बात तो बता देना भाई, हम कोई गुलाम है वाली बात सच है, साइफर वाली बात सच है, या ट्रंप के आने से इनकी खलासी होने वाली बात सच है? ये कौन को कोई अच्छा, ये एक मिनट, एक सेकंड दीजिएगा अली गौर बलोच साहब, एक सेकंड दीजिएगा। ये तो मेरा गुजारिश करने का मकसद ये है कि इनके पास एक झूठ का प्लंदा होता है और इन्होंने हमेशा कौम को गुमराह करने की कोशिश की है, हमेशा पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की है, हमेशा। और खास तौर पर मुझे ये बताएं, इनके ट्रंप के आने से या जो साबका हुकूमत थी, जो बाइडेन साहब जिसमें सदर थे, क्या फलस्तीन के लिए को पॉलिसी बदल गई? क्या कश्मीर के लिए बदल गई? क्या अफगानिस्तान के लिए को बदल गई? क्या मुसलमानों के लिए कोई आसानियां पैदा हुई? मैं नहीं समझता कि कोई आसानियां पैदा हुई। एज अ मुल्क, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, यूरोप हो, दुनिया के कई मुमालिक हो, हत्ता कि इंडिया हो, पड़ोसी हो, हमें हर मुल्क के साथ एक अच्छे तल्लुकात रखने चाहिए और यही हमारी प्रायोरिटीज होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जहां पर हमें असूली तौर पर स्टैंड लेने की जरूरत हो वो होगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं, चले ये सुहाने ख्वाब देख रहे हैं, जिस किस्म के ये सुहाने ख्वाब देख रहे हैं फरवा, मुझे वो शर्मिंदा ताबीर होते नजर नहीं आ रहे। ये जो मिठाइयां बांट रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहे, लेकिन समझा ये जा रहा था अजहर सिद्दीक साहब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो रेजिस्ट करेगी 26वीं आईनी तरमीम को लेकर। उसके बाद जो हमने ये मुद्दत मुलाजमत में तौसीह देखी है, वही तौसीह तो नहीं करेंगे लेकिन ब्रैकेट बढ़ा दिया है, 3 से 5 कर दिया गया। इसमें कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का एक बहुत ही हार्श या फर्म स्टांस होगा एज एन ऑपोजिशन। दोनों मामलात में आप फेल हो गए, ठीक उसी तरह जिस तरह आप एहतजाज करने में, धरना देने में, भूख हड़ताल करने में, या फिर यहाँ तक कि आप लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाने में भी जो है वो फेल हो गए। ये आपकी क़यादत कर क्या रही है? क्यों ये कोई गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है? ये किया क्या जा रहा है? देखिए उम्र फरमा, ये देखिए एक पहली तो बात है कि हम कोई 85 के प्रोजेक्ट नहीं है जो एस्टेब्लिशमेंट के पाँव में अब यारी हुई, हर दफ़ा इन्हें मर्जी से एस्टेब्लिशमेंट निकालती है, लेके आ जाती है और ये मुसल्लत है हमारे ऊपर। 85 से लेकर आज तक इस मुल्क को दिया क्या इन्होंने? हम तो 3.5 साल का हमारे सामने अरसा है, उसमें 2 साल का अरसा तो हमारा कोरोना के अंदर गुजर गया, क्योंकि उसके बावजूद भी हमने डिलीवरेंस की। हमने, आप देखे से आपकी इकॉनमी को कहाँ से कहाँ ले गई, आपकी एक्सपोर्ट कहाँ पहुँच गई, लोकल इंडस्ट्री। ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है इंटरनेशनल इंडिकेटर बता क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। जहां तक दूसरी बात है ना कि जो पॉलिसी है, इमरान खान साहब आपको पता है इन्होंने तकरीबन कुछ 27-28 दिन तो मिलने ही नहीं दिया। उसके अलावा कितनी मुलाकातें, यानी मैंने मुलाकात करानी हो तो हाई कोर्ट से डायरेक्शन लेके मुलाकात होती, वरना तो मुलाकात ही नहीं होती है। तो इमरान खान अगर ये डीलर अपना लीडर से खौफ ना होता, इन्हें लीडर से अगर खौफ ना होता तो इन्हें निकाले ना बाहर, वो खुद चलाएं, खुद देखें, ताकि ये मसले में ये प्रॉब्लम ये है कि डिवाइड एंड रूल का एक प्रिंसिपल रखना चाहते हैं। पॉलिसी वही है जो इमरान खान ने चलानी है, हम यानी मेरा और या बाकी किसी का कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान तक खत्म होती है और वो ही हैज एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ टू बी अ ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ मुस्लिम उम्मा और पूरी दुनिया का, कि उन्होंने तो सारे में कोई डील नहीं की, कोई डील नहीं ली। हाँ, लेकिन इस पे क्या एक बात बताऊं, 26वीं आईनी तरमीम में ना कभी देखिए 26वीं तरमीम पे ना हमको इसका हिस्सा रहे हैं, ना हमारा कोई कंसर्न है। हम उसमें आईनी बेंच के हक में हम ही थे। हालांकि ये जो बातें बताते हैं ना, मिसाके जमहूरियत जो सारे पढ़ तो ले पहले, उसमें मिसाके जमहूरियत में जो आईनी कोर्ट था वो तो काम खत्म हो गया। आईनी बेंच के उस वक्त जब बैठकर जब 18वीं तरमीम आई थी, ये रिजेक्ट हो गया था। अगर हुआ होता तो दोबारा उसमें अमल दरामद, अगर हमने क्या कहा, हमने कहा आईनी बेंच बनाना है तो बना ले उसी तर्ज पे। मुझे इजाजत दीजिए, मैं यही बात अली गौर बलोच साहब से भी करना चाहूंगी। अली गौर बलोच साहब, 19वीं तरमीम जब आई थी और पास हो गई, और फिर उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि चाहे वो एमल वली हो या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, वो कहते हैं कि हमारी वो गलती थी, वो हमें नहीं करना चाहिए था, प्रेशर में आके किया था। अभी जो आपने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया है, काम कर रहे हैं, कल को ये तो नहीं होगा कि आप भी कहेंगे सर जी वो कहीं और से आया था, वो वाकई मुसव्विदा, ना हमने पढ़ा था ना हमें पता था। तो ये काम तो नहीं हो जाएगा आप लोगों के साथ? देखिए, सूरत-ए-हाल ये है कि जो मसौदा तैयार हुआ उसमें काफी तब्दीलियां भी हुई
और ये मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशाइन बात है कि ज़ाहिर है वफाक में एक इत्तेहादी हुकूमत है, किसी एक सिंगल पार्टी की नहीं है। तो इत्तेहादी जितनी भी बड़ी या छोटी पार्टीज़ हैं, सबके साथ मुशावरत की गई। फिर उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब से मुशावरत की गई। फिर मौलाना फजल रहमान साहब पीटीआई के साथ भी मीटिंग्स करते रहे। फिर पीटीआई के लोग जो पार्लिमान में इनकी पार्लिमानी वो एक कमेटी बनाई गई थी, उसमें भी इन्होंने शमूलियत इख्तियार की। लेकिन एज यूजुअल अपना वतीरा ना बदलते हुए अगर सिद्दीक साहब मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि उस मुसवदे में तब्दीलियों करवाई मौलाना फजल रहमान के जरिए पीटीआई ने, और टाइम आने पर उनको भी धोखा दे गए और कहा जी कि अब तो हम उन तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। तो जाहिर है ये जमहूरी तरीका था। इनकी तरह तो नहीं, जब इनकी हुकूमत होती थी तो एक मिनट में 8-8 20-20 कवानीन पास कर देते थे और बुलडोज किया करते थे ये रूल्स को। आज कोई कानून साजी तरीके के साथ भी होती है तो उसके ऊपर भी, क्योंकि ये उंगली उठाते हैं मुखालफत बराए मुखालफत में, इन्हें सिर्फ वो लेजिस्लेशन चाहिए जिसके जरिए बानी पीटीआई को कोई एमनार हो। इनको सिर्फ ये वो उस अमेंडमेंट के हक में वोट देंगे। चले आई होप मुझे प्रोग्राम का जो वक्त है वो खत्म हो गया है अली गौहर साहब। आई होप कि आप भी आने वाले मुस्लिम बातें ना करें जो आज आप अजीज सिद्दीक साहब की पार्टी के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि होता ही ऐसा है। लेकिन बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब आपका भी और अजीज सिद्दीक साहब आपका भी राय देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।